कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का 5वां भाग मेरे यानी मनीषा के साथ। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें थी या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाएं, उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी और से प्रोत्साहन ना पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो ये कहो कि तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनिया का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक न 10 द्वारे जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? असीस। असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसी तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। झुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में कैसे रहेगा? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव कांव कांव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में भी ना घुसने देगी।
लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती, तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं मैं उसके जोग नहीं हूं? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और गांव क्यों छोड़ें? माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं, और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बामनी रख ली, उसका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था, उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रौब तो था ही, महाजनी का रौब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया कहीं जुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी? तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंद, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वालों को बहुत तो देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे? गोबर के एक हाथ में गाय की पगहिया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, गुदगुदी, कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झुना, और मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब करते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। मगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, सचेत हो जाओ। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। मुझे कोई रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ, सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा, वह मर जाए तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसके जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपए की भूखी हूं, न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आज से दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ कि पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा,
वह एक नेवते में गई हैं और मेरी ओर 2 पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झूनी रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तो मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूं। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी, कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। भला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल चुनवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी। कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी। बोले, मैं विप्र हूं, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूं, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ गोबर, तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी, हांडी उसके मुंह पे दे मारी, सिर से पांव तक सारों बार हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब ये कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, अरे बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, अरे मूछें भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी, अपने बैठक में सिर पे पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है झूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता ना छोड़ेंगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। ये तुमने क्या किया, उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया, जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया ना करनी चाहिए। तो मुझे कल उनकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूं। जुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे ना पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता, डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 दंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तो सीना यूं निकल गया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जूनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा फिर कभी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ तो सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूं। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बैठा लें। झुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने, मैं जैसी कुछ हूं वह मैं जानती हूं, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निभाह करना हो। सुनती भी हूं और देखती भी हूं, आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के कश्मीरी रहते थे, बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था, उनकी 3 लड़कियां थी।
कोई 20-20, 25-25 की होंगी। एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक शायद कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावें, हारमोनिया वह सब बजावें, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई ना करती थी। राम जाने वो किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग ये रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थीं। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन बड़े भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया है? लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई। मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मग्न रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों को ही देखो। हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खाकर पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो। मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वह करूंगी। ये चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो तो ये ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। जुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था। आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर दिया। ऐसे रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। जुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चली चलती? अम्मा भी तो देख लें। जुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं ना जाऊंगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना। मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊंगा। आना पड़ेगा, नहीं कहे देती हूं। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता। मेरी बला से। जुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। दुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा।
गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। गोबर जब अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दी डाटे, नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह हैं तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तंखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव में निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर शरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी ही में चमकती है, दीपक की भांति, जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की, पंडित ओंकार नाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तंखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में थे। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूं हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का शाप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, जरावर जमीन छोड़ दें।
मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह पे जैसे कालिख लग गई। वह खुद समिष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही ना रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। हैं तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूं जहां राजा ईश्वर है और जमींदारी ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना ना चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूं, और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूं, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूं, और यह मानने लग गया हूं कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में ना मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, और चाहता हूं कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसें और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारें, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भरती है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियां ना दें तो बागी समझे जाएं, शान से ना रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए।
हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, ना पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, यह आपकी जबान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीना हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपए में अपना निर्वाह कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंठे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसीलिए इतना वेतन लेता हूं कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूं, और बड़े जोरों से मानता हूं। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूं। अगर आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूं। अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूं उस पर चलता हूं। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महिप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूप की मिसाल देंगे, वहां इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तश्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियां भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी हैं, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है,
मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहां आत्मा का स्थान है वहां प्रदर्शन, जहां हृदय का स्थान है वहां हाव भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही फिलोसोफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसोफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलोसोफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता, बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में से थे। जहां मिस मालती जाएं, वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। उनके आसपास भौरों की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मार कर कहा, फिलोसोफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलोसोफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं। आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कह कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर मिस्टर हस्बैंड थे। खन्ना ने उन्हें टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कंवारे हैं। यह रोग सभी फिलोसोफरों को होता है। अब मेहता को अवसर मिला। बोले, आप भी तो इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है किसी फिलोसोफर से शादी करूंगी, और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थी। अगर उनमें से कभी कोई कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते थे जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर थे बेचारे सरल हृदय। कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध देखती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की भी फिक्र न रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करना चाहा तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलोसोफर ना होंगे। जब अपनी चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूं समझिए श्रीमती जी कि संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा ना अपना उपकार कर सके ना औरों का। पब्लिक उससे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के माल असबाब की कुर्की कराए। यह उसका धर्म समझा जाता है। लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं।
हो तो वह सब कुछ, उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे क्यों मुझे वंचित रखती हैं? मिसेस खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सोचता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले। उनका समय मूल्यवान है कामिनी देवी। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा। अगर आप उनसे कुछ लिखा सकें तो आपका प्रचार दुगना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूं, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानी महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है, वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली। लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, ये खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदय नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहें एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझे से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकारनाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गई, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं तो वे बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूं। उस बज्म में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में से नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोद कर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफी मदद दिला सकती हूँ। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर ना निकलने लगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित न होने लगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओंकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूं। मैं इसे दंभ कहती हूं। आपकी इच्छा। धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे।
आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकार नाथ के पास अब सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की। तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं, उधर से भी मारे जाएं, तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूं। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और चाहे कुछ भी हो, सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि रमणी विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं, और मैं भी फिलोसोफर होने का दावा कर सकती हूँ।